बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 7 रैंडम वेरिएबल्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 7.41 का ए पार्ट। टू फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिमम ऑफ टू नंबर्स। पहले आपने लूडो के दो दाने रोल करने हैं और फिर आपने एक वेरिएबल बनाना है एक्स जो इंडिकेट करेगा मिनिमम ऑफ टू नंबर। अब ये जो मिनिमम ऑफ टू नंबर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की, या आप ये कह लें कि लूडो के दो दानों को रोल करने की सूरत में दो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, तो हम दोनों में से जो छोटी है उस पर आपका इंटरेस्ट है, वो आपका मिनिमम ऑफ एक्स कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लूडो के दो दानों की रोलिंग की सूरत में जो सैम्पल स्पेस बनती है वो बनाते हैं। एज ए टू डाइस आर रोल्ड सो सैम्पल स्पेस कंटेन 6 की पावर 2 36 पॉइंट्स। अब ये 36 पॉइंट्स कैसे बने हैं? 6 की पावर 2 में से एक कम किया, 6 की पावर 1 मतलब 6। लूडो के दाने के हर फेस को हमने 6 बार लिखा। ये मैंने 1 को 6 बार लिखा है, पहली लाइन आपने देखनी है। 2 को 6 बार लिखा, 3 को 6 बार लिखा, 4 को 6 बार लिखा, 5 को 6 बार लिखा, 6 को 6 बार लिखा। फिर 6 की पावर 2 में से 2 कम किए, 6 की पावर 0 मतलब 1। अब मैंने लूडो के दाने के हर फेस को एक बार लिखा। अब दूसरी लाइन ऑब्जर्व करें ज़रा, 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास 36 पॉसिबिलिटीज़ आ गई जब हम लूडो के दो दानों को रोल करते हैं। अब हमारा जो इंटरेस्टेड वेरिएबल है वो है मिनिमम ऑफ टू नंबर। अब मिनिमम ऑफ टू नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप बेटा ऑब्जर्व करो कि मिनिमम ऑफ टू नंबर के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखें 1, ये जो जोटे हैं इनमें मिनिमम 1 है। फिर 2 है तो इन तमाम जोटों में मिनिमम जो है वो 2 है। इन तमाम जोटों में मिनिमम जो है वो 3 है। इन तमाम जोटों में मिनिमम 4 है। इन तमाम जोटों में मिनिमम जो है वो 5 है। तो अब हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बचती है, क्योंकि टोटल तो 36 पॉसिबिलिटीज़ है ना, उन 36 में से 6 हमने आउट कर दी हैं क्योंकि सेम नंबर वाली हमने निकाल दी। तो जब सेम नंबर वाले निकल जाएंगे तो पीछे आपके पास 36 में से 30 रह देंगे। अब इसका मतलब है कि ये जो हमने वेरिएबल जनरेट किया है ये उन 30 में से जनरेट हुआ है। इस वजह से यहाँ पर जो जोटे हैं उनकी तादाद 10 है, तो इसे हम लिखेंगे 10/30। यहाँ पर जो पेयर्स हैं इनकी तादाद 8 है तो 8/30। यहाँ पर जो पेयर्स हैं इनकी तादाद 6 है तो 6/30। यहाँ पर जो पेयर्स हैं इनकी तादाद 4 है तो ये 4/30। यहाँ पर जो पेयर्स हैं इनकी तादाद 2 है तो ये 2/30। अब जो हमने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, इसकी वो जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने जहन में रखनी है। और वो 3 प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। तो जाहिर है तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उनका आंसर नेगेटिव नहीं होगा, यानी 0 या 0 से बढ़ेगी। तो आप ये देखें कि ये जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉलम को जनरेट किया है इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, एक। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है कि तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है, तो इन सब का आंसर जो है वो 0 और 1 के दरमियान भी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम अप करें, सम लें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो देखिए 1 भी आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो टेबल हमने डिज़ाइन किया है इस टेबुलर अरेंजमेंट के अंदर तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वो फुलफ़िल हो रही हैं, तो हम इसे फिर प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बी पार्ट है ये
ए बैग कंटेन 2 white 3 black ball, 4 person A B C D in the order name above, each draw a ball and do not replace। उन्होंने एक एक बॉल निकाला और उसे बीच में नहीं डाला। द पर्सन हु ड्रॉज वाइट फर्स्ट रिसीव ₹10। व्हाट आर द रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन ये है कि कोई बैग है जिसके अंदर 2 जो है वो वाइट कलर के बॉल हैं और 3 जो है वो ब्लैक कलर के बॉल हैं। 4 बंदे हैं A B C D जिन्होंने ये कमिटमेंट की है कि जी हम एक एक बॉल निकालेंगे और जो बंदा पहले वाइट ले आएगा वो जीत जाएगा और उसे 10 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पर देखें कि अगर ए बंदा पहली बारी लेता है और पर्सन ए ड्रॉज वाइट, तो फिर वाइट ड्रॉ करने की प्रॉबिलिटी होगी 2/5। तो अगर वाइट ना आए तो फिर इसकी प्रॉबिलिटी होगी 3/5। ये ए के वाइट लाने की प्रॉबिलिटी होगी और ये ए के वाइट ना लाने की प्रॉबिलिटी है। अब प्रॉबिलिटी बी की हमने निकालनी है कि बी बंदा वाइट लाए। तो आप ये ऑब्ज़र्व करें कि बी की बारी कब आनी है। बी की बारी उस सूरत में आनी है जब ए फेल होगा, तब बी बारी लेगा। तो ये ए प्राइम जो है ये इस बात का इंडिकेटर है कि ए फेल हो गया है, उसने वाइट नहीं निकाला, फिर बारी ली है बी ने। तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्राइम इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी ओवर ए प्राइम। अब चूंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ से एक काला कम हो जाएगा बॉल। उसकी वजह यह है कि ए ने काले रंग का बॉल निकाला तभी बारी बी की आई है। तो यहाँ पर 2 रह गए, यहाँ पर भी 2 और ये टोटल 5 की जगह 4, ये पोजीशन है अब आपकी नहीं। अब इसमें देखें कि बी के वाइट लाने की प्रॉबिलिटी क्या होगी 2/4 और बी के वाइट ना लाने की प्रॉबिलिटी भी 2/4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं वाइट लाने की प्रॉबिलिटी 2/4 और वाइट ना लाने की प्रॉबिलिटी भी 2/4। अब यहाँ पर आपने ये कीमतें रखी, ये ए के ना लाने की प्रॉबिलिटी है 3/4 वाइट ना लाने की, और ये बी के वाइट लाने की प्रॉबिलिटी, इसको सॉल्व कर लेंगे 3/10 है। अब ये देखें कि सी बंदे की बारी कब आनी है। सी बंदे की बारी बेटा आएगी जब ए भी फेल हो जाएगा और बी भी फेल हो जाएगा। तो ये ए प्राइम फिर इंटरसेक्शन बी प्राइम देन इंटरसेक्शन सी। तो ए और बी दोनों फेल हो गए हैं। अब जब ए और बी दोनों फेल हुए हैं तो इसका मतलब है कि जो काले रंग के 2 बॉल हैं, एक उनमें से ए ने निकाल लिया, एक बी ने निकाल लिया। वाइट 2 के 2 ही हैं और काला एक, काले 2 निकल गए तो पीछे 1 रह गया। अब नई पोजीशन आपके पास ये है। तो ए के फेल होने की प्रॉबिलिटी, यानी ए ने वाइट नहीं ड्रॉ किया 3/5, बी भी वाइट नहीं ड्रॉ कर सका, इसकी प्रॉबिलिटी 2/4। अब सी ने बारी ली है तो सी के वाइट लाने की प्रॉबिलिटी क्या होगी 2/3 और सी के वाइट ना लाने की 1/3। ये आपने 2 प्रॉबिलिटी निकाली, इनमें से एक हमने यूज़ की है यहाँ पर इसकी। ये वाली जो है ये डी की बारी की सूरत में यूज़ होगी। अब देखें इनको सॉल्व किया तो 1/5 आ गया। पर्सन डी ड्रॉज फाइट। अब चौथे बंदे की बारी कब आएगी। चौथे बंदे की बारी बेटा तब आनी है जब एक दफ़ा ए फेल हुआ, फिर बी फेल हुआ, फिर सी फेल हुआ, फिर बारी डी की आई है। ए फेल, बी फेल, सी फेल, अब डी ने ड्रॉ किया। तो जाहिर है अगर ए भी फेल हुआ, बी भी, सी भी, तो तीनों ब्लैक कलर के बॉल जब वो फिर निकल गए हैं, क्योंकि एक ए ने निकाल लिया, एक बी ने निकाल लिया, एक सी ने निकाल लिया। तो अब नई पोजीशन आपके पास ये वाली है। अब देखें ए के वाइट ना लाने की प्रॉबिलिटी, बी के वाइट ना लाने की प्रॉबिलिटी, सी के वाइट ना लाने की प्रॉबिलिटी ये वाली। और अब डी अगर वाइट ले आता है तो ये 2/2 होगा। इसको सॉल्व करें, ये 1/10 हमारा आंसर आ रहा है। ये हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली है वाइट लाने की। अब हम इनकी एक्सपेक्टेशंस मालूम करना चाह रहे हैं। तो इनकी एक्सपेक्टेशन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये जो आपने आंसर निकाले हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करवा लें। तो इनका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 4, 3, 2, 1 है। इनको सम अप करें तो देखें ये 10 ही बन रहा है
और ये इस बात का इंडिकेटर है कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है, क्योंकि जितने पैसे की शर्त लगी होती है वो डीकम्पोज जो आपने किए हैं उनका सम जो है वो उतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा 7.42 का बी पार्ट। अब 7.42 का जो बी है इसमें रैंडम वेरिएबल एक्स एज अ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया है, कहते हैं इसमें से मीन और वेरिएंस निकालना है। ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको दिया गया है इसको आपने अब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी और फिर लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड टू 0, तो इससे आपको मोमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब देखें ज़रा, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। जब इसे हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस पे पहले पावर फार्मूला अप्लाई होगा। ये -4 जो है ये शुरू में आ गया, फिर -4 -1 आगे 1 का डेरिवेटिव 0 और 3t का डेरिवेटिव 3, यानी -3 आ जाएगा। तो इस पे लिमिट लगाएं t टेंड टू 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस सारे को सॉल्व करें, ये आंसर आ गया 12। अब ये पहला मोमेंट आ गया, इसे हम मीन कहते हैं, पहला मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, देखें यहीं से अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जब हम बनाएंगे तो ये -5 जो है इससे 4 से मल्टीप्लाई होगा -4 से, और यहाँ पर आ जाएगा -6, फिर इसका डेरिवेटिव -3 अगेन आएगा। ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट बना हुआ है। ये -12 इंटू -5 1 -3t की पावर -5 -1 और फिर इसका डेरिवेटिव -3। अब यहाँ पर t की लिमिट लगाएं 0, तो एंड रिजल्ट आपके पास जो है ये 180 आ जाएगा। अब ये आ गया सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब ये जो सेकंड मोमेंट आपने निकाला है इसकी मदद से हमने निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का जो जनरल फार्मूला है वो है m2 - m1 का स्क्वायर। m2 की वैल्यू 180 और m1 की वैल्यू आपने निकाली है 12। इनको सॉल्व करें, ये 36 आ गया। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब आपने CV निकालना है, तो CV के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इंटू 100। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर 6, मीन का आंसर 12 इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा 50%। अब ये एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, इसको आप खुद सॉल्व करें। सेम यही चीज़ें आपने निकालनी है, साथ में ये β1 β2 भी लिखा हुआ है, यानी आप इस फंक्शन को 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 दफ़ा मैंने किया हुआ है, फिर आप इसको तीसरी दफ़ा करेंगे तो थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा, यानी कैपिटल M3। फिर चौथी दफ़ा करेंगे तो कैपिटल M4 मिल जाएगा। फिर उनकी मदद से आपने मीन मोमेंट्स निकालने हैं और फिर उससे β1 और β2 लेना। ये प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, द एनुअल ग्रॉस अर्निंग ऑफ ए सर्टन पॉप सिंगर आर द रैंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्टेड वैल्यू। 40 लाख रुपया एक्सपेक्टेड वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 8 लाख रुपया है। द सिंगर्स मैनेजर रिसीव्स 15% ऑफ दिस अमाउंट। जो सिंगर मैनेजर है वो 15% इस अमाउंट का रिसीव करता है। तो डिटरमिन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द मैनेजर। अब यहाँ पर देखें कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल है x वो है ग्रॉस अर्निंग। तो जो आपको डाटा दिया गया है वो ये है कि मीन दिया हुआ है 40 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 8 लाख रुपए। अब जो मैनेजर ने रकम रिसीव की है, जो मैनेजर रिसीव करता है वो ओरिजिनल रकम का 15% है। हमने एक नया वेरिएबल बनाया y अर्निंग रिसीव्ड बाय द मैनेजर। अब मैनेजर ने ओरिजिनल अर्निंग का 15% लिया, यानी ये जो x है इसका 15% रिसीव किया है। तो इस 15% को हम 15/100 लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है इसकी जगह पर ये 40 लाख रखें और इसे सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 लाख। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो ये जो 15
बटा 100 है, इसको आप 0.15 भी लिख सकते हैं। ये 0.15 जो है एक्स से ज़रब खा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की कि जो रकम मल्टीप्लाई होती है वो बाहर आ जाती है। इसको आप बाहर शिफ्ट कर लें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है ये 8 लाख है। अब 8 लाख को आपने 0.15 से ज़रब भी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को हम कह सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है y का। तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है इस एक क्वेश्चन से। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यही जो बुक में दिया गया है, इसी को यूज़ करें। इससे आप y में जाएं, फिर y के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करें और z में जाएं, फिर z के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करें और आप u में जाएं, और फिर u का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन आपने मालूम करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।